तो हेलो दोस्तों, आप सबों की जेटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी चल रही होगी, क्योंकि 8 साल बाद मौका मिल रहा है तो मौका जो है हाथ से जाने न मत दीजिए। और जितना जल्द ज़्यादा हो सके सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। ऐसा तो सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन एक सिरे से शुरू करें और ये सोचना नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। हमसे जितना हो सकता है वो करेंगे धीरे धीरे करके। और आगे ये कयास लगाया जा रहा है कि सिलेबस संभवतः चेंज हो सकता है, चेंज हो या ना हो, लेकिन जो पुराने सिलेबस है 2016 के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से, और इसमें जो जो कॉमन टॉपिक दिया है उसको मैं एमसीक्यू सीरीज़ प्रैक्टिस के रूप में करवा रहा हूँ। ज्योग्राफी का शायद 5 सीरीज़ अपलोड हो चुका है और ये हिस्ट्री का दूसरा सीरीज़ अपलोड होने जा रहा है। और ये पूर्णतः जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी 6, 7, 8 क्लास को देखते हुए इसमें बनाया गया है। और इसमें तो मिक्स क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पहले तो हम टॉपिक वाइज ला रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, एग्ज़ाम अगर जल्दी ले ले तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मिक्स क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा सीरीज़ है हिस्ट्री का, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेहूँ और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। गेहूँ और जौ का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान, जो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, यहाँ से मिला है। गेहूँ और जौ के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें, यहीं से मिला है। तो बलूचिस्तान कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। जैसे इंडिया ऐसे है ना, इंडिया ये वाला हिस्सा जो उत्तरी वाला हिस्सा है, तो इधर है जो किरथर और सुलेमान पहाड़ी के पास में। ठीक है, बोलन दर्रा के पास में है मेहरगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। राग के साक्ष्य की अगर बात करें तो ये मिला है कुरनुल गुफा। ठीक है, कहाँ से मिला है, ये कुरनुल गुफा से इस राग के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। इससे ये कयास लगाया जाता है कि जब राग का साक्ष्य मिला है तो इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ से मनुष्य के होने के संकेत मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव के सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में से नहीं आता है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में ना कोई लेखन कला प्रचलित थी, ना कोई उपलब्ध लेख प्राप्त हुआ है, मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं थी। सिर्फ हम प्रागैतिहासिक काल को जो लिखने का प्रयास किए हैं, अभी जब इतिहास लिखा जाने लगा तो उस समय जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर हम लिखे हैं। अभी आधुनिक की बात अगर करें तो मतलब जब इतिहासकारों ने लिखना शुरू किया तो प्रागैतिहासिक काल में ऐसे कोई लेखन मतलब प्रचलन में नहीं था। तो इस काल को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 श्रेणी में बांटते हैं, 3 भागों में। जैसे इतिहास को बांटते हैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक में, वैसे प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से कौन कौन है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इनमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ये इस प्रागैतिहासिक काल में नहीं आता है। तो ये जो तीनों के तीनों हैं यानी ए बी सी, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, महापाषाण काल। महापाषाण काल जो है दक्षिण भारत में प्रचलित था और कब्रों को कहा जाता है, जो मनुष्य को दफनाया जाता था जिस कब्र में, उसी को महापाषाण काल मतलब महापाषाण काल कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है वो भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है, जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम नोट करके हैं कि ये पूर्णतः जो है मतलब ये एनसीईआरटी में दिया गया है, वैसे इसको हम एज इट इज़ लिख दिए हैं। पुरापाषाण काल जो है 20 लाख वर्ष पूर्व यानी ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है, यानी 20 लाख से 12,000। मध्यपाषाण की अगर बात करें तो 12,000 से 10,000, और उत्तर पाषाण यानी नवपाषाण काल की अगर शुरुआत बात करें तो 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। और महापाषाण जो अभी हमने बताया आपको कि दक्षिण भारत में महापाषाण काल का संबंध जो है दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल जो है 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। इसको अगर आज के डेट के संदर्भ में अगर बोलें कि कितना पुराना है तो 2500 वर्ष
पूर्व, मतलब आज से 2500 वर्ष पूर्व, मतलब वही हो रहा है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है महापाषाण काल की संस्कृति। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ पर कि पुरापाषाण काल की अवधि कब है, मध्य पाषाण काल की अवधि कब है और उत्तर पाषाण काल की अवधि कब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? लघु पाषाण या फिर माइक्रोलिथ, मतलब उस समय तक मनुष्य में इतनी प्रवृत्ति आ चुकी थी कि वो छोटे छोटे हथियार बनाने लगे थे। हथियार किसके? पत्थर के, पाषाण के। ठीक है, प्रस्तर के, उसी को पत्थर या पाषाण कहते हैं। पाषाण पत्थर ही है। ठीक है, उसको स्फटिक भी बोला जाता है, स्फटिक, ऐसे स्फटिक। स्फटिक मतलब भी पत्थर ही होता है। तो पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे वो मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? सबसे पहले अगर पालतू बनाने की बात है तो ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी इसमें हम कवर किए हैं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाए। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। कुत्ता की अगर बाद की बात करें तो भेड़ और बकरी। किसको पालतू बनाया गया था? भेड़ और बकरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री संजुगन ने भारत यात्रा की थी, कब किया था? चीनी यात्री जो संजुगन ने भारत की यात्रा की थी वो 518 ईस्वी में उन्होंने शुरुआत किया था और यहाँ जो है 4 साल तक रुके थे और 522 में चले गए थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। संजुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? 518 से 522 ईस्वी में, नॉट ईसा पूर्व। ओके, ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इतिहास के जो जन्मदाता, पिता, जनक जो बोलते हैं, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया था और इंडिया शब्द को जब प्रयोग किया था वो इंडस नदी, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के संदर्भ में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? देखिए ये एक ट्रिक्स समझ लीजिए, जैसा समझिए। दाहिने से बाएं, देखिए ब्रह्मी को हम कैसे याद करेंगे? ब से ब्रह्मी, ब से बाएं, यानी ब्रह्मी जो लिपि होती थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब से ब्रह्मी, ब से बाएं, ऐसे इसको याद कर लीजिए। तो दाहिने से बाईं और कौन लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। यानी एक को याद करेंगे तो दूसरा आपको ऐसे फ्री में मिल जाएगा। कैसे भी करके हमको याद करना है। ठीक है, आप जैसे भी लॉजिक लगाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉजिक लगाएंगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। वैसे भी जेटेट क्लियर करना ही है, 8 साल बाद आया है, नौकरी लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेहरगढ़ के संदर्भ में कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ जो एज इट इज़, जो एनसीईआरटी के मतलब बुक में दिया गया है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, कहाँ पर? बलूचिस्तान में है। यहाँ से गेहूँ, जौ के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। प्रस्तर मतलब क्या होता है? एक लेयर टाइप का, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरा के तीसरा, ऐसा लेयर, उसको प्रस्तर बोलते हैं। यार प्रस्तर पत्थर, विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। और एक होता है स्फटिक, मतलब पत्थर, जो अभी हमने आपको बताया, वो प्रस्तर पत्थर मत समझ लीजिए। अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं, उनमें हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां सबसे निचले प्रस्तर से मिली है। देखिए कितना अच्छा से यहाँ समझा दिया है कि हिरन और सुअर के भी अवशेष मिले हैं, उसकी हड्डी के अवशेष मिले हैं। कहाँ? निचले प्रस्तर से मिली है। उसके बाद के स्तरों से भेड़, बकरियों तथा उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली है। इससे लगता है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। देखिए इतिहासकार जो अवशेष प्राप्त होता है उस अवशेष को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं, अगर सुअर की हड्डी मिले हैं तो सुअर पालने की प्रथा उस समय प्रचलित थी। हिरन की हड्डी अगर वहाँ से प्राप्त हुई है मेहरगढ़ से, तो हिरन और सुअर जैसे उस समय में प्रचलन में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे भेड़ और बकरी, कुत्ता के बाद किसको पाला गया? भेड़ और बकरी को पाला गया। तो भेड़ और बकरी को पाला गया। आज के संदर्भ में हम लोग क्या मानते हैं कि भेड़ और बकरी को जो है खाने के संदर्भ में पाला गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है? अभी हमने बताया कि मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। जैसे
वेस्ट और मतलब उत्तर और पश्चिम का मैप देखिए इंडिया का, ऐसे है, ऐसा वाला है। तो जो मेहरगढ़ है वो इस जगह में स्थित है पाकिस्तान, ये तो इंडिया हो गया। मेहरगढ़ इस जगह में स्थित है। यहाँ पर सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ हैं और उसी के पास में बोलन दर्रा है। ठीक है, तो बोलन दर्रा के पास में कौन है? मेहरगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, वो है ऑप्शन नंबर डी, दाऊजली हेडिंग। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो मेहरगढ़ तो हो गया पाकिस्तान में। अब तो दिमाग में छप गया होगा कि मेहरगढ़ से संबंधित चीज़ें, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो गई। हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में। और गुफ कराल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये भी कभी कभी स्थान को मतलब ऐसे करके मिलाने के लिए दे दी, मिलान करें। उस स्थिति में पूछा जाएगा कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान में। हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में। गुफ कराल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दाऊजली हेडिंग कहाँ है? तो ये आसाम में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ आज का सेशन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे, और आप मतलब आपके द्वारा जो कमेंट या फिर लाइक या शेयर करेंगे तो मुझे और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, और ताकि मैं अगला सीरीज़ जल्दी से जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।